जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, आज का जो हम लोग का चैप्टर होगा वो होगा महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय भाग 1। लेकिन आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले कल हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था चैप्टर, चलिए उसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं, यानी उसको एक बार रिवीजन करते हैं। फिर आज के चैप्टर महाजनपदों का उदय जो भाग 1 होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल के क्लास को एक बार रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था सिंधु सभ्यता भाग 8। सिंधु सभ्यता भाग 8। इसके पहले हमने आपको सिंधु सभ्यता भाग 1 से 7वीं तक का जो क्लास है दोस्तों, उसको मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। और अब आज हम रिवीजन कर रहे हैं सिंधु सभ्यता भाग 8। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले प्रश्न बना था, इनका व्यापार मुख्यतः किस देश से होता था, यानी सिंधु सभ्यता वालों का व्यापार मुख्यतः किस देश से होता था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार मुख्यतः फारस देश से होता था। फिर अगला प्रश्न बना था, फारस का अभी का नाम क्या है। तो दोस्तों, फारस का अभी का नाम ईरान है। क्या है? ईरान। जो प्रेजेंट टाइम में आप देश देख रहे हैं या सुनते होंगे दोस्तों, इसका पहले का नाम फारस हुआ करता था। तो यहाँ प्रश्न यही बना हुआ था कि फारस का अभी का नाम क्या है। तो आप उत्तर देंगे, फारस का अभी का नाम ईरान है। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार करते थे। तो इसका उत्तर बना हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में मापन की इकाई क्या थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी। फिर अगला प्रश्न बना था, व्यापार के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, व्यापार के लिए मोहरों का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता में शासन कौन करता था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः वणिक वर्ग के लोग शासन करते थे। वणिक का तात्पर्य होता है व्यापारी से, यानी व्यापारी वर्ग के लोग शासन करते थे। ये अनुमान लगाया जाता है, कन्फर्म नहीं है, यानी 100% श्योर नहीं है। अगला प्रश्न बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे बर्बाद हुए थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाढ़ से बर्बाद हुए थे। दोस्तों, बाढ़ आई और सिंधु सभ्यता के लोग बर्बाद हो गए। फिर अगला प्रश्न आया, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लोग किसको मानते थे। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग शिव को मानते थे और इन्हें पशुपति कहते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शिव को मानते थे और इन्हें पशुपति कहते थे। फिर अगला प्रश्न आया था, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था, सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कृषि। सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता में गाय, घोड़ा और शेर का साक्ष्य मिला था कि नहीं मिला था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में गाय, घोड़ा और शेर का साक्ष्य नहीं मिला था। सिंधु सभ्यता में गाय, घोड़ा और शेर का साक्ष्य नहीं मिला था। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही कम प्रश्न थे, चूँकि जो सिंधु सभ्यता हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को आज से पहले, तो उसमें 1 से लेकर के 8 भाग हुआ था। 1 से लेकर 8 है। तो 1 से 7वीं तक जो हमने पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन अधिक थे, यानी प्रश्न अधिक थे। लेकिन 8वें में कुछ ही क्वेश्चन बचे थे जिनको हम आपको पढ़ाए थे और आज हमारे द्वारा इनका रिवीजिंग कर लिया गया। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का कल हमारा लास्ट चैप्टर था और समाप्त भी हो गया। और आज हमने सिंधु सभ्यता भाग 8 को आपको रिवीजिंग भी करा दिया। तो दोस्तों, अब आइए चलते हैं अगले चैप्टर पे। और अगला चैप्टर होगा दोस्तों, अगला चैप्टर होगा महाजनपद। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, अब हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास प्रारंभ होता है महाजनपदों से, यानी महाजनपदों के उदय से। आप देखेंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है,
16 महाजनपद हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने एक पिक्चर लगा दिया है, चित्र लगा दिया है। देखिए ये बिहार से लेकर के इधर नीचे मतलब मध्य प्रदेश तक आ गया है महाजनपद, और इधर पाकिस्तान में कम्बोज और गंधार तक महाजनपद फैला हुआ था। यानी कह सकते हैं कि महाजनपद का विस्तार बहुत बड़े एरिया में था, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो चित्र लगाया है इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है मगध, ये है अंग, यहाँ है बज्जी, यहाँ है काशी, यहाँ है कौशल, यहाँ पर है मल्ल, ये है वत्स, यहाँ पर चेदी है, यहाँ पर अस्मक है, यहाँ पर अवंती है, यहाँ पर दोस्तों पंचाल है, यहाँ सूरसेन है, यहाँ मत्स्य है, यहाँ कुरु है, यहाँ गंधार है और यहाँ कम्बोज है। भारत के बाहर 2 महाजनपद थे, और भारत 2 महाजनपद थे वो पाकिस्तान में थे। ये था कम्बोज और दूसरा गांधार। ध्यान देंगे गांधार है, ये कांधार नहीं है, ये गांधार है और कम्बोज है। कहाँ पर? भारत के बाहर पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में वो जगह है। तो दोस्तों आज हम लोग महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन महाजनपद के उदय के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले चलता हूं और पीछे कहानी बताता हूं, फिर आपको महाजनपद पढ़ने में आसानी हो जाएगी, यानी इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं, सबसे पहले पीछे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता 2500 वर्ष पहले पुरानी सभ्यता थी, यानी ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी। उसके बाद दोस्तों वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, यानी वैदिक काल आया, जो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला था। सिंधु सभ्यता 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक चला था, और वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला था। और दोस्तों वैदिक काल में, यानी वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक चला था, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला था, जो कि मेरे द्वारा आप लोगों को ये पढ़ाया जा चुका है। चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा परिचय इसलिए दे रहा हूँ, जब इसको पीछे से समझेंगे थोड़ी सी बात, तो महाजनपद के बारे में पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला था, और वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला। तो इस तरह से वैदिक काल में 2 भाग कर दिया गया था। और दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं, यानी जब इंसान पहुंचा, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। किस चीज़ की खोज हो गई? लोहे की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। और कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई। कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई। और दोस्तों जब लोहे की खोज हो गई तो उस समय की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। चूँकि लोहे की खोज होने के बाद कुदाल हो गए, खुरपी हो गए, हाशिया हो गए, कुल्हाड़ी हो गए, जो चीज़ बनता था लोहे से बनता था। और उस समय व्यवस्था में, यानी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और धीरे धीरे समाज तेजी के साथ बढ़ने लगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? उसके बाद कबीला बना। आपको बताओ, पहले कबीला बना। ऐसे आपको समझाते हैं। यहीं पे एक छोटा सा आपको उदाहरण दूँ। मान लीजिए कबीला बना, यहाँ पर कबीला हो गया। उसके बाद कबीला बनने के बाद कुछ लोग और इकट्ठा हुए तो ग्राम बन गया। क्या बना? ग्रामीण। तो उनको ग्रामीण कहने लगे। यहाँ पर मान लीजिए ग्रामीण हो गए। पहले क्या बना? कबीला। यहाँ पर कोई लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कबीला बन गया। कबीला का मतलब समझ सकते हैं 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग रहते थे, कबीले में रहते थे। लेकिन जब कबीला बड़ा हुआ तो क्या बन गया? ग्रामीण बन गया। अब ग्रामीण में 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग रहने लगे। जैसे आज के डेट में भी गांव में कहीं 100 घर पड़ता है, 100 घर मिलता है, 50 घर मिलता है, कहीं कहीं 200 घर मिलते हैं।
तो पहले कबीला बना, फिर ग्रामीण बना, ग्रामीण के बाद जन हो गया तैयार। क्या हुआ तैयार? जन। कबीला के बाद ग्रामीण, ग्रामीण के बाद जन का निर्माण हुआ है, यानी कई गांव मिल करके जन बना लिए और बड़ा हो गया ये। उसके बाद ये जन मिल करके जनपद बना दिए। ध्यान दीजिएगा, जन के बाद जनपद बन गया। इससे लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि यह है पीडीएफ पर पढ़ाना मुश्किल थोड़ा सा होता है। जनपद बन गया। तो दोस्तों पहले कबीला बना, फिर और लोग कबीला इकट्ठा हुए तो ग्रामीण बन गए, और कई ग्राम को मिल करके जन बन गया, और कई गांव को मिला करके जनपद बन गया। और दोस्तों बहुत सारे जनपद को मिला करके महाजनपद का निर्माण हो गया। किस जनपद का? महाजनपद का निर्माण हो गया। यानी पहले कौन बना है? ग्रामीण बन रहा है, माफ़ करेंगे कबीला बन रहा है, फिर ग्रामीण बन रहा है, फिर जन बन रहा है, फिर जनपद बन रहा है, और दोस्तों फिर महाजनपद का निर्माण हो गया। इस तरह धीरे धीरे समाज का विकास हुआ और धीरे धीरे महाजनपद का विकास हो गया। और दोस्तों इसी महाजनपद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज के चैप्टर में, और अगले 2-4 चैप्टर में भी महाजनपद के बारे में पढ़ना है। चूँकि आज ये जनपद समाप्त नहीं हो पाएगा, इसके और सारे क्लास होंगे। तो दोस्तों आज हम प्रारंभ करते हैं महाजनपद का उदय भाग 1 के बारे में। तो दोस्तों आइए अब हम लोग महाजनपद का उदय भाग 1 के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं महाजनपदों का उदय भाग 1। तो इसमें पहला प्रश्न बन रहा है, किस काल में लोहे की खोज हो गई थी? किस काल में लोहे की खोज हो गई थी? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। किस काल में लोहे की खोज हो गई थी? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो रही है, और कहाँ पर हो रही है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में किस जगह हो रहा है? तो दोस्तों अतिरंजी खेरी उस समय जगह हुआ करता था, वहाँ पे लोहे की खोज हो रही है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो प्रश्न आएगा किस काल में लोहे की खोज हो गई थी? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ध्यान दीजिएगा, जिस 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रश्न बन रहा है 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों उत्तर देंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की यानी 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। प्रश्न आएगा 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आप उत्तर देंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। 2 प्रश्न क्लियर हुआ। किस काल में लोहे की खोज हो गई थी? उत्तर बना उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। और दूसरा प्रश्न था 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बन रहा है कि पहली नगरीकरण किसको कहते हैं? पहली नगरीकरण किसको कहते हैं? तो दोस्तों पहली नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहते हैं। पहली नगरीकरण यानी पहला जो शहर बना वह कौन सा शहर है जो पहले बना, जो नगरीकरण हुआ करता था वहाँ, यानी वो नगरीकरण के आधार पर बसा हुआ शहर था। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे पहली नगरीकरण जो जगह है वो सिंधु सभ्यता थी। तो प्रश्न बन रहा है पहली नगरीकरण किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे पहली नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा दूसरी नगरीकरण किसे कहा जाता है? तो दूसरी नगरीकरण जो महाजनपद बना इसको दूसरी नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, और दूसरी नगरीकरण महाजनपद जो सभ्यता बनी ये इसको कहा जाता है। तो दोस्तों पहली नगरीकरण सिंधु सभ्यता,
दूसरी नगरीकरण महाजनपद को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, महाजनपद का काल कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों महाजनपद का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद कहते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया, पहली नगरीकरण सिंधु सभ्यता, दूसरी नगरीकरण ये महाजनपद। देखिए इस उत्तर में आ गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद कहा जाता है। 6ठी शताब्दी में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा, महाजनपद काल कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरी प्रारंभ हो गया, जिसे महाजनपद कहते हैं। तो प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहते हैं और दूसरी नगरीकरण महाजनपद को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, उस समय के समाज को क्रमवाइज सजाइए। उस समय के जो समाज थे उसको क्रमवाइज सजाइए। दोस्तों अभी मैंने आपको परिचय देते हुए बताया था कि सबसे पहले कबीला बना, फिर बना गांव, फिर बना जन, फिर बना जनपद, फिर बना महाजनपद। यानी सबसे पहले कबीला, उसके बाद गांव, फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। उस समय के समाज को क्रमवाइज समझाइए, कैसे कैसे समाज था उस समय का। तो दोस्तों कबीला था और लोग मिले तो गांव बन गया, कुछ गांव को मिला करके जन बन गया, और कुछ जन मिले तो जनपद बन गया, और बहुत सारे जनपद मिले दोस्तों तो महाजनपद बन गया। तो इस तरह क्रम इसका बनेगा, कबीला, गांव, जन, जनपद, फिर महाजनपद। तो प्रश्न अगर पूछता है कि उस समय के समाज को क्रम वाइज सजाइए या लिखिए, तो आप लिखेंगे उस समय के समाज में सबसे पहले कबीला, फिर गांव, फिर जन, फिर जनपद और फिर महाजनपद बना था। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, किस राज्य में कितने जनपद होते थे? ध्यान दीजिएगा, चूँकि बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर सीधे चले जाइए पाकिस्तान तक जनपद फैला हुआ था। तो यही प्रश्न बन रहा है कि किस राज्य में कितने जनपद होते थे? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे अधिक जनपद उत्तर प्रदेश में 8। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद? 8। बिहार में 3 जनपद, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, पाकिस्तान में 1 और अफगानिस्तान में 1। आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहाँ पर था? कम्बोज और गांधार। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में जो 2 जनपद देखने को आपको मिल रहा है वो कहाँ पर है? गांधार में है और कम्बोज में है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 1 जनपद है और अफगानिस्तान में 1 जनपद है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1 जनपद है, यानी पाकिस्तान में 1 जनपद और अफगानिस्तान में 1 जनपद प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों किस राज्य में कितने जनपद होते थे? तो इसका उत्तर हो गया उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, पाकिस्तान में 1 और अफगानिस्तान में 1 जनपद हैं। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों की चर्चा की गई थी? बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों की चर्चा की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई थी। कितने? 16 महाजनपदों की। प्रश्न बनेगा, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों की चर्चा की गई? तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई थी। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न बना, कम्बोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में है? तो दोस्त इसका उत्तर लिखेंगे, कम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक है और यह देश पाकिस्तान में पड़ता है। किस देश में पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो
तो कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक है। कहाँ पर है? हाटक। और यह देश पाकिस्तान में पड़ता है। हाटक कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में। कंबोज कहाँ पड़ रहा है जनपद? दोस्तों पाकिस्तान में। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक है और यह देश पाकिस्तान में पड़ता है। प्रश्न आएगा कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक है और यह देश पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न आ रहा है गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है। क्या है राजधानी? तक्षशिला। और यह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों ये है तक्षशिला और यह पाकिस्तान में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आया कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और यह दिल्ली हरियाणा भारत वाले इलाकों में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और दोस्तों यह दिल्ली और हरियाणा, चूँकि दिल्ली और हरियाणा एक से सटा हुआ है जो कि भारत में पड़ता है, इस इलाके में पड़ता है कौन? कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। तो प्रश्न आएगा कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ में है। कहाँ पर है? इंद्रप्रस्थ में है और यह दिल्ली और हरियाणा यानी भारत में जो दोनों स्टेट हैं इस इलाके में पड़ता है। अगला प्रश्न है पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है और यह किस देश में है? तो दोस्तों उत्तर देंगे पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र है। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र है और यह बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि भारत में पड़ता है। दोस्तों सारे महाजनपद कहाँ पड़ रहे हैं? भारत में पड़ रहे हैं। केवल 2 पाकिस्तान में पड़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो 2 जनपद को छोड़ करके जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो आप सीधे उत्तर देंगे भारत। तो यहाँ प्रश्न बना पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है और यह किस देश में है? दोस्तों उत्तर देंगे पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र है और यह उत्तर प्रदेश स्टेट के यानी भारत में उत्तर प्रदेश स्टेट है और उसमें बरेली जगह है वहाँ पर पड़ता है। उत्तर देंगे पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र है और यह बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। क्या है? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत देश में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थान में पड़ता है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न आएगा कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? दोस्तों कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश भारत में पड़ता है। अगला प्रश्न मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि भारत में है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर है। कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध की स्थली है कुशीनगर में है और यह उत्तर प्रदेश भारत में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों काशी महाजनपद की राजधानी बनारस है। ध्यान दीजिए ये भी उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो कि भारत में है। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों काशी महाजनपद की राजधानी बनारस में है और ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी महाजनपद हैं 16 उसमें से 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। और देखिए लाइन से जो भी प्रश्न अभी आ रहे हैं उसकी
वो जनपद महाजनपद कहाँ पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ रहा है। फिर अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? दोस्तों कौशाम्बी है और यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन? वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद इलाहाबाद में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसकी राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। प्रश्न आएगा, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है और यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न बन रहा है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस देश में? तो दोस्तों उत्तर देंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। दोस्तों सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? मथुरा। मथुरा वृंदावन आप लोग नाम सुने होंगे, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। तो आपको इससे याद रहेगा, जब भी मथुरा की बात आती है तो ध्यान देंगे वहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कहाँ पे? मथुरा में। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछेगा, सीधे लिखेंगे मथुरा। कहाँ पे? मथुरा है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? आप सीधे उत्तर लिख देंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। कहाँ पर है? वैशाली, और यह बिहार में पड़ता है। अब वैशाली नाम सुने होंगे आप लोग, ये कहाँ पर पड़ रहा है? बिहार में। मैंने आपको बताया था कि 3 महाजनपद हैं बिहार में है, 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए बिहार की बारी आ गई है। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस देश में पड़ता है? उत्तर देंगे वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है और यह बिहार में पड़ता है। बिहार क्या है? स्टेट है, राज्य है। कहाँ का? भारत का। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है दोस्तों, और यह बिहार में पड़ता है, बिहार स्टेट में पड़ता है, जो कि भारत में पड़ता है। ये प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। कहाँ पर है? चंपा, और यह बिहार में पड़ता है। भारत के एक बिहार राज्य है, वहाँ पे पड़ता है। ध्यान देंगे वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली बिहार में पड़ रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा जो कि बिहार में पड़ रहा है। फिर अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी है। कहाँ पर है? मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी है और यह बिहार में पड़ता है। तो 3 प्रश्न देखिए, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली बिहार में है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा बिहार में है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी बिहार में है। और ध्यान देंगे हम लोग मगध महाजनपद के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मगध महाजनपद है दोस्तों बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया और पाकिस्तान तक पहुंच गया था। मध्य प्रदेश, बिहार, इस बीच में सारा एरिया लेते हुए कहाँ पहुंच गया था? पाकिस्तान तक पहुंच गया था। कौन सा जनपद? मगध महाजनपद। तो ध्यान देंगे सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? मगध। सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध, जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी है। बाद में चल करके इसकी राजधानी बदली भी है, लेकिन इसको दोस्तों मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आप उत्तर लिखेंगे राजगिरी, और ये बिहार में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना, असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसका उत्तर था असमक महाजनपद की राजधानी पोटली है। कहाँ पर है? पोटली, और गोदावरी नदी के क्षेत्र में ये पड़ता है। असमक महाजनपद की राजधानी पोटली है और यह गोदावरी नदी के क्षेत्र की तरफ पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको पहला चैप्टर महाजनपद के बारे में बताया, जिसके बारे में छोटा सा संक्षिप्त परिचय दिया, और कितने महाजनपद हैं, उसकी राजधानी कहाँ है, और कौन सा जनपद किस स्टेट में पड़ता है, और उसकी राजधानी कहाँ है, किस देश में पड़ता है।
सारे यानी 16 महाजनपदों का हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया। और इसके बाद दोस्तों आइए इस चैप्टर को एक बार और रिवीजन करते हैं, फिर रिवीजन करके इसको हम लोग आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आइए एक बार रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना था, किस काल में लोहे की खोज हो गई थी? उत्तर देंगे, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। अगला प्रश्न बना था, 16 जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना था, पहली नगरीकरण किसको कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, पहली नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था, महाजनपद काल कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर बना था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था, उस समय के समाज को क्रम वाइज सजाइए। तो दोस्तों हमने आपको बहुत विस्तृत रूप से समझाया था, उस समय के समाज में सबसे पहले कबीला, फिर गांव, फिर फिर जनपद और फिर महाजनपद आते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, किस राज्य में कितने जनपद होते थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे, उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, पाकिस्तान में 1 और अफगानिस्तान में 1 जनपद थे। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों की चर्चा की गई है? तो आप उत्तर देंगे, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। फिर अगला प्रश्न बना था, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने जनपदों में बटा था? तो दोस्तों उत्तर देंगे, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस देश में है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक है और यह देश पाकिस्तान में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है और ये किस देश में है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है और यह पाकिस्तान में है। ध्यान देंगे, केवल 2 ऐसे जनपद जो अपने देश से बाहर थे, कंबोज और गांधार। ध्यान देंगे, कांधार मत कह दीजिएगा, ये गांधार है। फिर उसके बाद जो और जनपद हैं, सारे जनपद इंडिया में पाए जा रहे हैं, तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 को छोड़ करके सारे जनपद इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न बना था, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ और यह दिल्ली और हरियाणा के एरिया में पड़ता था। और देश के बारे में नहीं बताएंगे, सारा भारत में ही है। फिर अगला प्रश्न, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र थी और यह बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो दोस्तों कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी और यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में? तो दोस्तों मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध का स्थल बना हुआ है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में और दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों काशी महाजनपद की राजधानी बनारस है और दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। कहाँ पर? कौशाम्बी है और दोस्तों ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा में। कहाँ की राजधानी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
फिर अगला प्रश्न, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है और यह किस देश में पड़ता है? तो दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है, जो बिहार में पड़ता है। ध्यान देंगे, अब बिहार में आ गए हम लोग। अगला प्रश्न बना था, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस स्टेट में है? तो दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस स्टेट में है? दोस्तों तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह है। कहाँ पर है? राजगृह है, और ये बिहार में पड़ता है। यानी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, जो कि बिहार में है। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह बिहार में है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली बिहार में है। फिर अगला और अंतिम प्रश्न बना था, अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो दोस्तों अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली है, जो कि गोदावरी नदी के एरिया में पड़ता था। तो दोस्तों इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने आपको बताया उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के शहर अतिरंजी खेरी में लोहे की खोज हो गई थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है और पहली नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहते हैं। और दोस्तों 6ठी शताब्दी में द्वितीय नगरी प्रारंभ हो गया था, जिसे महाजनपद कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इस समय का जो समाज था, सबसे पहले कबीला, फिर गांव, फिर फिर जनपद, फिर दोस्तों महाजनपद बना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 8 जनपद, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1 महाजनपद हैं। फिर मैं आपको आगे बताया था बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का चर्चा किया गया है। और बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता था। और पंचाल महाजनपद की राजधानी दोस्तों अहिच्छत्र थी, जो उत्तर प्रदेश के बरेली एरिया में पड़ता था। और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता था। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। काशी महाजनपद की राजधानी बनारस थी दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में पड़ता था। फिर अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो कि बिहार में पड़ता था। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, ये भी बिहार में पड़ता था। और लास्ट में हमने आपको बताया था अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी, जो गोदावरी नदी के क्षेत्र की तरफ पड़ता था। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और महाजनपद का भाग 2 कल हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज के चैप्टर को, जो कि महाजनपद भाग 1 महाजनपद का उदय, बहुत ही ध्यान से पढ़े होंगे, मन लगा के पढ़े होंगे। तो मैं कहूँगा याद तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन भूलता भी बहुत जल्दी है, तो रिविजिंग मत छोड़िएगा। रिविजिंग मस्ट है। हर चैप्टर के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिविजिंग करना किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना चैप्टर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।